दोस्तों हाजिर हूँ फिर से एक बार मिडिल ईस्ट की तमाम ताज़ा खबरें लेकर। मिडिल ईस्ट में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों पर एक बार नज़र डालेंगे, क्योंकि दोस्तों मिडिल ईस्ट से आज जो खबरें आ रही हैं वो वाकई बहुत परेशान करने वाली हैं। हालात हर दिन और ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। आइए आपको एक एक करके बताते हैं कि ताज़ा अपडेट क्या है। सबसे पहले बात यमन की करते हैं। यमन की राजधानी सना और उसके उत्तरी इलाकों पर इजराइल ने फिर से बड़े हमले किए हैं, एयर स्ट्राइक करे हैं। वहाँ के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक मरने वालों की संख्या 31 से बढ़कर 46 तक पहुँच चुकी है और 46 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 165 से ज़्यादा लोग घायल हैं, ज़ख्मी हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। दोस्तों ये हमले हूथी कंट्रोल वाले इलाकों में किए गए, जहां मिलिट्री कैंप, ईंधन के टैंक और कुछ सरकारी इमारतें निशाना बनाई गईं। लोग रात को सो रहे थे और अचानक बम गिरा तो चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। लोग घरों से बाहर निकल आए और जिसे जहां जगह मिली वो वहां अपनी जान बचाता हुआ भागता हुआ नज़र आया। इसके बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल में जगह कम पड़ गई। ज़ख्मी लोग बाहर ज़मीन पर लेटे रहे। डॉक्टर और नर्सें अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन दवाइयाँ और मशीनें बहुत कम बची हैं। दोस्तों अब चलते हैं गाज़ा की तरफ। गाज़ा में पहले से ही हालात ख़राब थे और अब इजरायली आर्मी ने गाज़ा सिटी के नए इलाकों में अटैक शुरू कर दिए हैं, हमले शुरू कर दिए हैं। लोगों को कहा गया है कि अपने घर छोड़कर दक्षिण की तरफ चले जाएं, लेकिन मुश्किल ये है कि लोग पूछ रहे हैं जाएं तो कहाँ जाएं। मवासी और खान यूनुस जैसे इलाकों में पहले ही लाखों लोग पनाह ले चुके हैं। वहाँ तंबू तक नहीं बचे हैं, सर पे साया नहीं है, पानी बहुत कम है, खाने की सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ी है और बीमार लोगों के लिए दवाएं मिलना बड़ी मुश्किल हो रही हैं। कई फैमिलीज़ मजबूरी में वापस गाज़ा सिटी लौट रही हैं, जहाँ बमबारी रुकती नहीं है। कभी भी कहीं भी बम आकर गिर जाता है और लोग मारे जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। मतलब हर तरफ से लोग घिरे हुए हैं। उधर दोस्तों कतर पर हुआ हमला भी बड़ी खबर बना हुआ है। इजराइल ने दोहा में हमास के कुछ लीडर्स को निशाना बनाया था। इस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने तकरीबन नाराज़गी जताते हुए कहा कि यह हमला बहुत गलत टाइम पर किया गया है। उन्होंने इस हमले की निंदा की। हालांकि इनके बयानों पर यकीन करना गलत होगा, क्योंकि दिल में कुछ और होता है और ज़बान पर कुछ और ही होता है, आप जानते हैं। उधर कतर के प्रधानमंत्री अब अमेरिका के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकातें करेंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। ये मुलाकात इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि कतर ही वो मुल्क है जो काफ़ी वक्त से गाज़ा में जंग रोकने और कैदियों की अदला बदली की कोशिश के लिए लगा हुआ था। अब ये हमला उसी की कोशिश पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है जो कतर पर इजराइल ने किया है। क्योंकि दोस्तों जब बिचौलिए को ही निशाना बना लिया जाए तो वही भला बेचारा भलाई कैसे करेगा। उधर हमास का कहना है कि इस हमले के बावजूद उनकी मांगें वही हैं जो पहले थीं, यानी जंग पूरी तरह रोका जाए, इजरायली फ़ौज गाज़ा से निकलकर वापस लौटें, कैदियों को रिहा किया जाए और राहत सामग्री लगातार अंदर पहुंचती रहे, जिस पर इजराइल ने रोक लगा रखी है। दोस्तों हमास ने साफ कहा है कि कतर या कहीं और हमला करके हमारी शर्तें नहीं बदली जा सकती हैं, हम जहां थे वहीं अटल रहेंगे। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि कतर की ज़मीन पर इस तरह का हमला शांति और समझौते की कोशिशों को बिगाड़ देगा, और ये सही भी है। अमेरिका ने भी इस बयान को सपोर्ट किया है, लेकिन बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या सिर्फ बयान देना काफ़ी है या कोई ठोस कदम भी उठाया जाएगा, क्योंकि हर बार सिर्फ बयानबाजी होकर रह जाती है, सिर्फ बयान ही बयान दिए जाते हैं। अब आते हैं वेस्ट बैंक पर। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में हज़ारों नए घर बनवाने की योजना पर साइन कर दिए हैं। ये इलाका E1 प्रोजेक्ट कहलाता है। ये प्रोजेक्ट अगर पूरा हो गया तो दोस्तों वेस्ट बैंक के कई इलाके एक दूसरे से कट जाएंगे। फ़िलिस्तीनियों का कहना है
कि इससे उनका अपना मुल्क बनाने का जो सपना है और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। नेतन्याहू ने तो साफ कह दिया है कि फ़िलिस्तीन नाम का कोई मुल्क अब कभी नहीं बनेगा। ये बयान और ये प्रोजेक्ट पूरे अरब वर्ल्ड में गुस्से की वजह बन चुका है। खाड़ी देशों में भी हलचल बढ़ गई है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद इस वक्त खाड़ी मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। वो बहरीन, ओमान और सऊदी अरब जैसे मुल्कों के लीडर्स से मुलाकात कर रहे हैं ताकि एक कॉमन पॉलिसी बनाई जा सके और इजराइल को दबाव में लाया जा सके। देखना है क्या होता है। दोस्तों, इसका क्या फ़ायदा होगा? अब आर्थिक तौर पर भी एक नज़र डालें, काफ़ी असर दिखाई दे रहा है। खाड़ी देशों के शेयर बाज़ारों में काफ़ी गिरावट आई है। सऊदी अरब और यूएई में स्टॉक मार्केट पूरी तरह से ठप हो गए हैं। लोग डर रहे हैं कि अगर हालात और बिगड़े तो कारोबार और निवेश दोनों पर भारी असर पड़ेगा। कतर की इकनॉमी पर भी इस वक्त दबाव बना हुआ है क्योंकि वहाँ उसकी ज़मीन पे सीधा सीधा हमला हुआ है और सऊदी की तेल कंपनी एरामको ने $3 अरब के इस्लामिक बॉन्ड जारी किए हैं और उसमें भारी डिमांड भी आई है। दोस्तों, यूरोप की तरफ से भी नई खबर आ रही है। जर्मनी ने फ्रांस और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक नए प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव में 2 मुल्कों का हल यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की गई है। लेकिन असलियत यह है कि इजराइल अब साफ कह चुका है कि फ़िलिस्तीन का कोई मुल्क नहीं बनेगा। ऐसे में ये प्रस्ताव कितना कामयाब होता है ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। दोस्तों, यमन में हूतियों ने भी कहा है कि वो इजराइल को जवाब देते रहेंगे, चाहे अंजाम कोई भी उनको भुगतना पड़े। कुछ दिन पहले उन्होंने इजराइल के एयरपोर्ट और पोर्ट पर ड्रोन हमले भी किए थे। इसमें रामोन एयरपोर्ट भी शामिल था जहां एक शख्स ज़ख्मी हुआ था और कुछ देर के लिए फ़्लाइटों को रोकना पड़ा था। हूतियों ने कहा है कि जब तक गाज़ा में जंग जारी है हम भी इजराइल पर हमले करते रहेंगे। दोस्तों, ये हालात सिर्फ एक जंग के नहीं रहे, अब ये पूरा रीजनल क्राइसिस बन चुका है। एक तरफ बमबारी और हमले हैं, दूसरी तरफ लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, ज़ख्मी हैं, खाने पीने के लिए परेशान हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, दवाएं नहीं हैं, और तीसरी तरफ सियासी फैसले हो रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बंद कर रहे हैं। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो चुका है जहां अगर बातचीत और दबाव जल्दी नहीं हुआ तो हालात और भी ज़्यादा बद से बदतर हो सकते हैं और हल कोई नहीं निकलेगा। अब दोस्तों, आने वाले दिनों में देखना होगा कि अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देश मिलकर क्या कदम उठाते हैं और क्या कोई ऐसा रास्ता निकल पाता है जिससे मासूम लोगों की जान बच सके। दोस्तों, ये थी आज की सारी ताज़ा खबरें मिडिल ईस्ट से जुड़ी। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपके सामने फ़ौरन हाजिर हो जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल अभी नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो थोड़ी देर में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।